अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में हूं सोनिया। सत्ती सियासी तल्खियां गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और अभी जो मामला है वो है केपी वर्सेस विफाक। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से विफाक पर चढ़ाई का एक दफा फिर अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने 15 दिन की डेडलाइन दी है कि ये हमारे मुतालबात हैं, अगर माने ना गए, इनको तस्लीम ना किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि हम पेस्को ऑफिस का घेराव भी करेंगे। साथ में वो ये कह रहे हैं कि हम विफाक पर चढ़ाई भी करेंगे। ये पहला मौका नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह के बयानात दिए हों या इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल की। उससे पहले भी मुतादिद बार वो अल्टीमेटम दे चुके हैं, विफाक पर चढ़ाई की भी बात कर चुके हैं। लेकिन इस पर सूरत हाल क्या हो सकती है? अली अमीन गंडापुर विफाक से इतना नाखुश क्यों हैं? क्या वाकई उनके मुतालबात जायज़ हैं जो कि नहीं माने जा रहे? और फिर क्या केपी और विफाक के दरमियान मामलात हल हो जाएंगे? अभी तो ज़ाहिर है तर्जुमान केपी को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि एक सियासी एक बयान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम चढ़ दौड़ेंगे विफाक पर या कोई अल्लाह ना करे लड़ाई हो जाएगी हमारी। ये बयानात हैं, बयानात की हद तक इस तरह की बातें होती हैं और चूँकि हमारे मुतालबात बड़े क्लियर हैं और उन मुतालबात को विफाक को तस्लीम करना चाहिए, वरना मामलात जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि वज़ीर आला की विफाकी हुकूमत को धमकियों का मामला, क्या इसका नतीजा निकलेगा। इसके साथ साथ एक और मामला है खुद नोटिस केस के हवाले से फैसल बाउडा साहब, और इसके बाद जो बैक टू बैक हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी नोटिस चला गया और आज खुद नोटिस लिया इस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी। फैसल बाउडा साहब को भी 5 जून के लिए शो कॉज नोटिस दिया गया है कि वो ज़ाती हैसियत में तलब हों। अदलिया ये कह रही है कि ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया गया। इससे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स रहे या जो आज खुद नोटिस का मामला है, क्या नतीजा निकलेगा, क्या वाकई इस पर कोई सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फैसल बाउडा साहब तो कहते हैं कि अपने किए गए हर एक लफ्ज़ पर मैं कायम हूँ और मेरी इज्जत पर हर फायदा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो ये मामला कहाँ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट अयाज अकबर यूसुफजई साहब। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। इनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस इनसे लेने की कोशिश करेंगे कि तमाम तर मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट अयाज अकबर यूसुफजई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अयाज, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज, सियासी तल्खियाँ हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, केपी वर्सेस विफाक। और गुज़िश्ता दिनों तो हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी की जानिब से अब वाज़ेह तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है विफाक को कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम विफाक पर चढ़ाई करेंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की हो। क्या लगता है याज आपको? एक हमें ये तो पता है कि वो एग्रेसिव एक पर्सनालिटी है उनकी, एग्रेसिव स्टाइल है, लेकिन एज ए सीएम इस वक्त जिस तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये पीटीआई की सियासत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है और तल्खियाँ इससे मजीद बढ़ सकती हैं? आपको लगता है कि ये एक सियासी एक अमल है, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? देखिए आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए जहाँ तक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब की जो पेप्को के हवाले से या जो बिजली का मामला है इसके हवाले से जो स्टेटमेंट है, ये मैं स्टेटमेंट्स के अंदर की हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बाकी जो एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर सूबा इस तरीके से चढ़ाई नहीं कर सकता, ना वो करेंगे ना वो कर सकते हैं। ये सिर्फ नूरा कुश्ती होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉपुलर स्टेटमेंट है, लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए जी हम लोड शेडिंग में फंसे हुए हैं और हमारे जो लीडर है या जो हमारे सीएम है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा एक्शन लिया है कि भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह नहीं होता, चढ़ाइयों करने से कभी मामला हल नहीं होते। वो अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि वो आए, वो बैठे वफाक के साथ। देखिए मसला क्या है, मसला दो है, या एक तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, लैंड लॉसेज है, दूसरा बिजली चोरी है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग बिल नहीं देते। आप देखिए जब जिस फीडर देखिए इसका एक बड़ा आसान सा कुलिया है कि जहां जिस फीडर की रिकवरी कम होती है वहां वो लोड शेडिंग करते हैं। ये जो यहाँ पर जो पावर सेक्टर हैं, ये उसकी एक पॉलिसी होती है कि जिस फीडर पे रिकवरी रेट ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पे लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। इन्हीं तरह वहां पे 100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं और वहां पर आपको रिटर्न उसका 30 मेगावाट आ रहा है, तो इसका मतलब 80 मेगावाट की बिजली वहां चोरी हो रही है। तो
फिर वो वहां पर लोड शेडिंग करते हैं ताकि कम से कम उनको बिजली देंगे, जितनी उनको कम बिजली मिलेगी उतनी चोरी कम करेंगे। एक तो ये मामला। तो ये अली बिन कल्लापुर साहब को चाहिए कि वो अपने सूबे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, लोगों को कन्विंस करें कि भाई ये एक चीज है, ये हमने यूज करनी है, इसके पैसे भी देने होते हैं। सही। तो ये मैं तो इस चीज से बड़ा कन्विंस हूँ कि ये सिर्फ बातों की हद तक है, ना वो चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ना वो यार चढ़ाई एक करेंगे। और बात जो अली अमीन गन्नापुर साहब जब से उन्होंने सीएमशिप उनको मिली है उसके बाद से अब तक जिस तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं कोई रिश्वत मांगे तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका सर फाड़ देना चाहिए, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नर केपी के साथ जो सीएम केपी आमने सामने जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, फिर चढ़ाई कर देना, ये एक एग्रेसिव स्टाइल तो है ही उनका। लेकिन उन एज ए सीएम एक ओहदे का एक आपको लगता है कि तमद्दुन होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, या आपको लगता है जिस तरह की पर्सनालिटी है ठीक है, ये सूट करता है उन पे? देखिए हर बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, जो मतलब हर बंदे का अपना बिहेवियर होता है। वो घर में दोस्तों के सामने और बिहेव करता है, क्योंकि जब वो दफ्तर जाता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप अपने घर का या दोस्तों वाला बिहेवियर जो है वो ऑफिस काम के अंदर नहीं डाल सकते, डालना भी नहीं चाहिए। तो अली अमीन गन्नापुर साहब को चाहिए वो बड़े हो जाए। अभी वो सीएम बन गए हैं तो उनको सीएम बनना चाहिए। सीएम का अपना एक तकद्दुस होता है, अपना एक डेकोरम होता है, अपना एक कंडक्ट होता है। तमाम चीजें जो है ना ये उनको देखनी पड़ेंगी, और इस तरीके से वो क्या करेंगे कि वो अपने आप को अकेला रह देंगे, वो लोग वजह से बात नहीं करेंगे। सीएम जो होता है वो पूरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसे तमाम सूबे के लोगों के लिए बुनियादी सहूलतों के साथ साथ तमाम वो फैसिलिटीज जो वफाक के अंदर है वो भी लेनी होती है, डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, मेहनत तरले करने होते हैं, वफाक को कन्विंस करना होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बड़े ही एक मुहद्दब अंदाज के साथ लोगों को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं कि जी हमारा ये हक है, रियलिटी है, पैसों की, बिजली के मद के अंदर, गैस के मद के अंदर, वो हमें नहीं मिल रही। चीजें कन्विंस करने के एक तरीके हैं। लेकिन जो रुस्तम खान वाला स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ है, रुस्तम खान वाले स्टाइल से तो फेसबुक पे, टिकटॉक पे तो मशहूरी बहुत हो जाएगी, लेकिन आउटकम कोई नहीं होगा। आउटकम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वफाक को कन्विंस करना पड़ेगा, और उनसे मुलाकातें करनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे सूबे के ये मसाइल है, इसको आप हल करें। ठीक है। अच्छा अयाज, एक और मामला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, हम देख रहे हैं बैक टू बैक, फैसल बाउडा साहब की हो गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, अता तारिश साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अदलिया के हवाले से ज़ाहिर बात हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ इस पर आज खुद नोटिस भी लिया। आपको क्या लगता है इसके मकासद क्या हो सकते हैं, और आपको लगता है कि ये मामला अब कुछ सख्त एक्शन ले सकती है अदालत, और आपको लगता है दबाव में डालने की कोशिश है? क्या मकासद हो सकते हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कुछ लोगों को ये एक शो कराना होता है कि हम आपके बड़े लॉयल हैं, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाली सूरत हाल है यहाँ पे। कुछ जरूरत से ज्यादा अपने आप को लॉयल शो करने के लिए ना अपनी हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। ये इनको जेब नहीं देता। आप एक सेनेटर हैं, ठीक है, आपको जिन्होंने सेनेटर बनाया है वो जिस तरीके से बने हैं वो सबको पता है। अब अगर आपने उनको अपनी लॉयल्टी शो करनी है तो आप अदलिया का मजाक तो नहीं उड़ा सकते ना। आप अदलिया पे तनकीद करें, उनके फैसलों पे तनकीद करें, उनकी जात के ऊपर तनकीद करना जो है ना वो एज ए सेनेटर मैं करूँ को ले मेन करे, समझ आती है कि उसको चीजों का नहीं पता। आप एक लॉ मेकर हैं, लॉ मेकर को सब पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो वो कंपनी की मशहूरी के लिए तो ठीक है, लेकिन कंपनी की मशहूरी के साथ साथ कभी चीजें बाउंस बैक भी कर जाती है। ये फैसल वाडा साहब एकदम एक टीवी शो के में बूट उठा के ले आए थे, आपको याद होगा। तो ये चीजों की ओछी हफ्ते करते हैं, क्योंकि ये जिन नर्सियों में पले बड़े हैं ना, इनको महज़ब माशरे में ना तो मूव करना आता है और ना इनको महज़ब माशरे में डील करना आता है। लेकिन यार वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि अदलिया के नोटिस लेने के बावजूद वो ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने किए गए हर एक अल्फाज पर कायम हूँ, मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बल्कि मैं एक प्रोग्राम में उनको सुन रही थी, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ मुझे अदलिया बुलाए, मैं सबूत सामने रखूँ। आपको लगता है कोई वाकई इस तरह के सबूत हैं किसी के खिलाफ उनके पास जो वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं, या सिर्फ बयानबाजी है? क्या इंसाइट है? मैंने आपको बताया ना, सिर्फ कंपनी की मशहूरी है बस। ये जो होता है ना, कभी कंपनी वाले कुछ चीज बेच रहे हो तो डब्बा बड़ा खूबसूरत से बना, अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, गंद होता सारा। वो एक डब्बा है जो बाहर से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं, ये बाउंस बैक कर सकती है चीजें। ये अदलिया का सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है और अदलिया को मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई ऐसा फैसला करे। ये वही फैसल वार्ड है जिनकी अपनी
टोनी शरीफ का केस 4.5 साल तक जो है वो चलता रहा। अदालत में चलता रहा, अदालत ने इनको रिलीफ दिया। आज इसकी अर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो इसलिए हर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। तो ये अगर आज देखें ना फैसल वाडा के हवाले से आप प्रोग्राम कर रही हैं और भी लोग, तो अगर जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोग्राम ये किया है वो मकसद तो पूरा हो गया ना उनका। मतलब कंपनी की मशहूरी तो होगी है, तो कंपनी की मशहूरी चल रही है, बाकी इससे लेना हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। ठीक है, कंपनी है इस सब के पीछे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ ज़ई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मेहमानों से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तर्जियाकार हैं और इसके अलावा बड़ी गहरी नज़र है इनकी सियासत पर, बिन अक़वामी उमूर पर, फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया चल ही रहा होता है। अब हम देख रहे हैं कि सियासी तल्खियाँ एक बार फिर अपने उरूज पर हैं, खासकर केपी वर्सेस विफाक। आपको लगता है कि जिस तरह के बयानात अली अमीन गंडापुर की तरफ से आ रहे हैं, विफाक पर चढ़ाई करने की कभी बात करते हैं, कभी पेस्को ऑफिस के घेराव की बात करते हैं, अब किधर जाती देख रहे हैं आप ये लड़ाइयाँ? फिर गवर्नर केपी और सीएम केपी के बयानात आप देख लें, वो आमने सामने हैं। ये कितना मुश्किल में डाल देगा अली अमीन गंडापुर साहब को, स्पेशली पीटीआई के हवाले से बात करें तो। सोनिया, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, इज्तिमाई सूरत हाल, तो हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है और ये जितने तमाशे और पॉलिटिकल नॉनसेंस और ये बयानात देख के ये हैरत होती है कि ये लोग इस हद तक पहुँचे, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसे लोगों का इंतखाब क्यों किया, फिर आवाम ने इनको वोट क्यों दिए। आप ये बताएं कि जो गंडापुर हैं, केपीके के वज़ीर आला हैं, एक बहुत ही ज़िम्मेदार एक उनका स्टेटस है और उनका ओहदा एक बहुत ज़िम्मेदार है, लेकिन वो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को और वफाकी हुकूमत को वो रोज़ाना ललकारते हैं और फिर जब वो ललकारते हैं उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आप ये सोचें कि अवाम पे, यूथ पे और जो दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनके माइंड्स और हार्ट्स पे क्या असरात होंगे। असल में ये बातें कहलवाई जाती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनका ना तो ज़मीर होता है, ना उनकी अपनी कोई ज़ाती क्रेडिबिलिटी होती है, ना ही उनका कोई विजन होता है और वो लोग कटी पतंगे होती हैं, उनसे ये बातें कहलवाई जाती हैं। आपने देखा कि इससे पहले भी इमरान खान के हवाले से बहुत अहम बातें कहलवाई गई और फिर अगले दिन ही हत्ता कि जुडिशरी के खिलाफ एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई और अगले दिन कहा गया कि ये इमरान खान का विजन नहीं है और ना ही ये पार्टी का फैसला है। IMF के सामने बहुत बड़ा एहतजाज करवा दिया गया, US कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तमाशा लगाया गया, बाद में कह दिया कि ये हमारे अहदेदार नहीं है और ना ही हमारे लोग। आप ये अभी देखें फैसल वाडा की जो कंट्रोवर्सी है वो भी इसी सीरीज के एक फर्द हैं जो मुख्तलिफ माइंड सेट और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे अफराद को अपने करीब रखती हैं जिनसे बातें कहलवाई जाती हैं। और चूंकि ये लोग जो होते हैं ये पपट होते हैं, इनसे पहले फैसल वाडा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें की कि उनके बारे में उनके पास सबूत हैं, फिर वो मुख्तलिफ हत्ता के इवन वो ये भी कहते रहे कि अरशद शरीफ के कातिल उनको पता है। देखें, बहसीयत सेनेटर अगर कोई जब आप ओथ उठाते हैं और फिर आप इतनी अहम जुडिशरी के बारे में मालूमात अपने पास रखते हैं तो बेसिकली तो आपने अपने ओहदे से ही गद्दारी कर दी। भाई आप पार्लियामेंट में जाएं और रिपोर्ट करें और बिल्कुल आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएं और ये सारे सबूत सामने रखें। और आप ये देखें कि फिर अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि इनका जो सुवो मोटो जो एक्शन है, मेरे ख्याल में तो ये भी नहीं बनता। इतनी तौहीन जितनी अदलिया ने अपनी तौहीन खुद की है
जजेस के आप किरदार देखें, लोअर जुडिशरी इंसानियत से सिक रही है। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा ख्याल है कोई लाखों केस जो है पेंडिंग है, लेकिन फैसल वाडा का केस जो है वो इतना अहम है कि उसको फौरी तौर पे बुला लिया जाता है। लेकिन ये फारूक मिर्जा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बाकायदा जो चीज़ें बैक टू बैक सामने आ रही हैं, जैसे अदलिया के मामले में मुदाखलत का आप मामला देख लें, 6 जजेस हैं, फिर 3 हाई कोर्ट के जजेस का, उन 6 जजेस के पीछे खड़ा हो जाना, फिर इस पर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेना, 7 रुकनी बेंच बनना, फिर 6 रुकनी बेंच की समाअत, फिर जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, इस पर नोटिस। आपको लगता है कि ये अलग अलग चीज़ें या फिर इसको जोड़ा जा सकता है, हालिया जो इस वक्त नोटिस लिया गया है? आपकी जो बात है, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में बात करता हूँ। इस टर्म का नाम है ऑस्टर प्लान। ये ऑस्टर प्लान ये होता है कि जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और वफाक और अदारे आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर एक तीसरी कुव्वत जो है वो उसकी बेनिफिशरी बनती है, और वो बेनिफिशरी उस वक्त बनती है जब बैकडोर, बंद दरवाजों में नए प्लान्स बनते हैं या उन्होंने कोई ऐसा काम करना होता है, एक सरप्राइज देना होता है। देखिए इस वक्त आपने जजेस की बात की है, जजेस वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। अब अदारे, अब ये मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल एक ऑस्टर प्लान है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अजाब है पाकिस्तान पे। अब जजेस जो हैं वो फैसले करके आए हैं ना, अब होना तो ये चाहिए था कि इन जजेस के सारे जितने इन्होंने फैसले किए उनको रिव्यू करें, इनको पहली फुर्सत में रिटायर करें। अब वो जजेस काम भी कर रहे हैं और वो डर भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है। और ये कौन सा इंसाफ है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट से खुद मिर्जा साहब, हर सियासी जमात का मसला नहीं है कि मर्जी के फैसले आए तो ठीक है, ना आए तो चढ़ाई। पीटीआई तो अभी हम भूले नहीं है जिस अंदाज में अदलिया के हवाले से बातें होती रही, पूरी कैंपेन होती रही, आज वही अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं। बेनिफिशरी कौन है? पीटीआई के बारे में आपने बात की है, वो उन्होंने बहुत सारे पैंतरे बदले हैं और अभी आपको बहुत सारे चीजें नजर आएंगी। वो पीटीआई होगी जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे और ये कहेंगे कि पाक फौज जिंदाबाद। और यही आपको इस तरह की अदलिया के हाथ। क्या खबरें मिर्जा साहब, क्या अंदर की खबरें, क्या होने जा रहा है? जो पीटीआई जो बंद दरवाजों में और बैकडोर जो एक डिप्लोमेसी है वो मैटर करती है। और लगता है इस तरह है कि शायद इमरान खान जो है वो जल्द बाहर आ जाएंगे और फिर वो एक नए माइंडसेट के साथ आएंगे। अगर वो इसी जो जी माइंडसेट लेके आएंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अदलिया और जो अदारे हैं या फौज उनके साथ टकराव पॉलिसी नहीं रख सकते, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी और वो कभी भी मैटर नहीं करेगी। सियासतदानों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का तशख्खुस बरकरार रखने की जरूरत है। एक मिसाक जमहूरियत में सब लोग इकट्ठे हों और ये माइंडसेट चेंज कर दें कि वो अदलिया को या फौज को या अदारों को बदनाम करके वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। मेरा तो यही आपसे कहना है कि सियासतदानों के पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह का भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देखें कि पीटीआई ने बाकायदा तौर पे इस स्ट्रक्चर को बनाने में मदद की है। बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन लड़े, उन्होंने वोट उठाए, उन्होंने अपना सदर खड़ा किया, उन्होंने वज़ीर आज़म खड़ा किया, जेपीके में अपनी हुकूमत बनाई। तो क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना नहीं था? और मैं तो ये कहूँगा कि पीटीआई जो है बेसिकली वो क्लेम करती है कि वो उनके सरबराह इमरान खान है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो पीटीआई तो उनके हाथ में अभी नहीं रही। अभी अच्छा। तो पीटीआई वो है जो अभी नारा तकबीर अल्लाह अकबर मारेगी और वो ये आपको बड़े बड़े अच्छे बयानात देते हुए नजर आए। चलें, लेट्स सी कि क्या होता है। ये तो बड़ी इनसाइट आपने दे दी। फारूक मिर्जा साहब, वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर आपसे इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए।
सीनियर एनालिस्ट फारूक मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।